हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय केमिस्ट्री लर्निंग यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिया है। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 इज द डिप्रेशन इन freezing point of water observed for the same amount of acetic acid, trichloroacetic acid, trifluoroacetic acid increases in the order given above. Explain briefly. तो यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमको दिया हुआ है, जो किस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है। सबसे ज़्यादा है ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड के लिए, देन ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड के लिए और फिर एसिटिक एसिड के लिए। तीनों को हमने सेम अमाउंट में लिया है, तो हमें इसका रीज़न एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों है। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम इन तीनों का डायग्राम देखते हैं तो हम इन तीनों के डायग्राम में देखते हैं कि जो ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड है, इसमें हमारे 3 F आ जाएंगे, CF3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH। ठीक है। इसी तरीके से ट्राईक्लोरोएसिटिक में यहाँ पे 3 Cl आ जाएंगे और एसिटिक एसिड में CH3COH आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो F है इट विल शो -I इफेक्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ हो रहे हैं तो यहाँ से ये जो कार्बन है ये भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। तो जो COOH ग्रुप है हमारा इट विल रिलीज दिस H पॉजिटिव आयन ईजीली, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर एक ग्रुप लगा हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, CF3 ग्रुप लगा है, तो इस वजह से ये H इजीली रिलीज कर देगा। वहीं पर Cl नेगेटिव विल ऑल्सो शो द -I इफेक्ट, बट F का -I इफेक्ट ज़्यादा होता है देन Cl। लेकिन CH3 क्या है हमारा +I इफेक्ट दिखाएगा, तो +I की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ना कि एक्सेप्ट करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर जो CF3COH है इट इज़ अ गुड एसिड। ठीक है, ये सबसे अच्छा एसिड है। उसके बाद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, तो सबसे अच्छा एसिड होने की वजह से ये H पॉजिटिव आयन ईजीली रिलीज कर देगा, ये कम ईजीली और ये बहुत हार्डली करेगा। तो यहाँ पर ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाएंगी। और जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है ये किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, बिकॉज इट इज़ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर टेकन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CH ClCOH is added to 250 ग्राम ऑफ वाटर। KA गिवन है हमको, KF गिवन है हमको। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हमको डेल्टा TF इसमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमको डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमको निकालना है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास हमें पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल्स टू IKFM। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मोलालिटी कैलकुलेट कर ली अपनी। ठीक है, मोलालिटी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमें अल्फ़ा पता है, अल्फ़ा हमारा अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, सपोज़ हमने किया, तो जो हमारा फॉर्मूला हमको गिवन है CH3 CH2 CH2 CHClCOH, तो हमने इसको लिखा, तो ये हमारा पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर अगर इनिशियल मोल्स C हैं तो इस इनिशियली इसके मोल्स प्रोडक्ट के 0 होंगे। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, सपोज 1 माइनस अल्फ़ा, यानी कि अल्फ़ा मोल्स हमारे अगर डिसोशिएट हो रहे हैं तो इसके मोल्स हो जाएंगे C अल्फ़ा C अल्फ़ा। ठीक है, फाइनली जो फॉर्मूला आएगा हमारा, इट विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए K इक्वल्स टू C अल्फ़ा स्क्वायर आ गया। देन अल्फ़ा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारी 0.065। इसके बाद नेक्स्ट हमको देखो क्या दिया है, कैलकुलेट द वॉन्ट ऑफ फैक्टर। हम यहाँ से अब वॉन्ट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है हमारा, इट इज़, ये हमने रिएक्शन लिखी। ठीक है, इनिशियल हमारे 1 मोल हो गए, इक्विलिब्रियम पे इसके लिए 1 माइनस अल्फ़ा, इसके अल्फ़ा और इसके भी अल्फ़ा। तो I इक्वल्स टू टोटल मोल्स अपॉन
जो हमारे ऑब्जर्व मोल है अपॉन टोटल मोल्स ही आ गए। तो यहाँ से हमारा आई निकल गया, वांट ऑफ फैक्टर निकल गया। अब हम इसमें इसकी वैल्यू को पुट करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.33 हमें गिवन है 19.5 ग्राम ऑफ CH3 CF2FCOH है, ठीक है, जो कि डिजॉल्व है 500 ग्राम ऑफ वाटर में। इसके बाद डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हमको 1.0 डिग्री सेल्सियस दिया। तो क्या क्या दिया है, W2 गिवन है, W1 गिवन है हमको, ठीक है। इससे हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे, जो हमारा क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, ठीक है, M2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखो क्या है, फॉर्मूला रखेंगे अपना M2, हमें इसमें निकालना है क्या है, I निकालना है, वांट ऑफ फैक्टर। तो I हमारा क्या होता है, M2 कैलकुलेटेड अपॉन M2 ऑब्जर्व। तो अभी हम M2 को ऑब्जर्व करेंगे कि कितना आ रहा है हमारा, तो ये हमारा M2 ऑब्जर्व्ड है, ठीक है। तो M2 ऑब्जर्व्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1000 KF W2 अपॉन W1 इंटू डेल्टा TF। तो हमको यहाँ पे दिया क्या क्या है, KF वाटर के लिए होता है हमारा 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, W2 गिवन है, W1 गिवन है, डेल्टा TF गिवन है। यहाँ से हम M2 ऑब्जर्व निकालेंगे। M2 ऑब्जर्व निकालने के बाद हम यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। I की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए M ऑब्जर्व्ड अपॉन M कैलकुलेटेड, इसका जो भी मोलर मास होगा वो हमारा क्या जाएगा, M कैलकुलेटेड। इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वही हमारी I की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी निकालना है यहाँ पर, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब हमें यहाँ पे Ka की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये तो अभी हमने आई फैक्टर निकाल दिया, वांट ऑफ फैक्टर निकाल दिया। दूसरा इसका जो पार्ट है इट इज़ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है इट इज़ CF2FCOH। तो ये जब ब्रेक डाउन होगा तो ये ब्रेक डाउन होके क्या देगा हमको, ये ब्रेक डाउन होके CF2FCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव दे देगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम के बाद क्या होगा, इसके C मोल्स और इसके 0 मोल 0 इनिशियली 0 0, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, इसके C1 माइनस अल्फ़ा और इसके C अल्फ़ा, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में किया था सेम। फाइनली हमारे पास जो टोटल मोल्स आ जाएंगे वो हो जाएंगे C1 प्लस अल्फ़ा हो जाएंगे। इसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा I की वैल्यू होगी, I विल बी, यहाँ पे जो हमने मोल्स ऑब्जर्व किए 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन जो हमारे कैलकुलेटेड मोल्स हैं, ठीक है। मोल्स ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड मोल्स, ये हमारा I हो गया। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो I इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फ़ा हो गया। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि हमारा जो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी, अल्फ़ा विल बी I माइनस 1, ठीक है। तो हम ऊपर I की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। I हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसी सेम इक्वेशन से हम K को निकालेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो कंसंट्रेशन हमारा C अल्फ़ा था, तो C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। तो C से C कैंसिल, तो ये हमारा बचेगा 1 माइनस अल्फ़ा। तो C से C कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा फाइनली हमारा यहाँ पे C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला आ गया। अब हमें निकालना है K को, तो सबसे पहले C को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो C को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन है तो इसकी मोलारिटी निकालेंगे सॉल्यूशन की मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इन दोनों से निकल जाएगा। वॉल्यूम हमारी अगर ये 500 ग्राम है वाटर, तो अगर इसको लीटर में निकालेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम आ जाएगी इट विल बी 0.5 अगर हम इसको लीटर में कैलकुलेट कर लेंगे। तो फाइनली C भी निकल गया हमारा। C निकालने के बाद हम यहाँ से अल्फ़ा निकाल चुके हैं, Ka की वैल्यू हम निकालेंगे, दैट विल बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
क्वेश्चन नंबर 34. Vapor pressure of water is 293 Kelvin is 17.535 mmHg. Calculate the vapor pressure of water at 293 Kelvin when 25 gram of glucose is dissolved in 450 ग्राम ऑफ वाटर. तो हमको यहाँ पर क्या क्या गिवन है, W2 हमारा 25 हो गया, W1 हमारा 450 ग्राम हो गया, P0 वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है, P0 हमारा 17.535 हो गया. हमें वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है यानी कि हमें PS इसमें कैलकुलेट करना है. तो PS कैलकुलेट करने के लिए इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला रख के हम PS कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35. हेनरीज लॉ कांस्टेंट यानी कि KH फॉर द मोलालिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इस इतना. ये हमारा KH गिवन है हमको. ठीक है. और प्रेशर हमको गिवन है 760 mmHg. तो इसमें सीधे सीधे हम लोग क्या लगा लेंगे, इसमें हम लोग हेनरीज लॉ लगा लेंगे विच इज़ P इक्वल्स टू KH x. ठीक है. तो हमारी x की जो वैल्यू आएगी, जो भी मोल फ्रैक्शन आएगा, वही इसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 36 को जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 36 में हमें पूछा है कि हमें बताया है कि हमारे पास एक लिक्विड है, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A जिसका मोलर मास हमको गिवन है, वॉज डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड B जिसका मोलर मास 180 ग्राम है. द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B वॉज फाउंड टू बी 500 टॉर. ठीक है. टॉर भी एक प्रेशर की ही यूनिट होती है. कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and its vapor pressure in the solution if total pressure of the solution is 475 torr. तो यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है, A का मोलर मास गिवन है. तो हम यहाँ पर इजीली सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, A के नंबर ऑफ मोल्स, B के नंबर ऑफ मोल्स, फिर A का मोल फ्रैक्शन, B का मोल फ्रैक्शन. जब ये दोनों वैल्यूज़ हमारी निकल जाएंगी तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ PA इक्वल्स टू P0 A XA. ठीक है. ऐसे PB इक्वल्स टू P0 B XB हो जाएगा. तो यहाँ पर PA की जो वैल्यू है, क्योंकि हमें P0 A गिवन नहीं है तो XA की वैल्यू रख लेंगे. तो जो भी XA आएगा हमारा उसको पुट कर लेंगे यहाँ पे. PB क्या हो जाएगा, PB हमको गिवन है P0 भी हमको गिवन है 500 टॉर. तो 500 टॉर इंटू XB जो भी आया हमारा, तो वो हमारा PB आ गया. अब P टोटल हमारा क्या होता है, P टोटल इज़ इक्वल्स टू PA प्लस PB. ठीक है. PA प्लस PB को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं. तो P टोटल भी हमको गिवन है 475 टॉर. ठीक है. इन दोनों वैल्यूज़ को हम रखेंगे तो 475 टॉर यहाँ पे रखेंगे. तो इससे हमारा क्या है, जो यहाँ पे P0 A हमारा नहीं आया था उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो P0 A हमारा क्या हो गया, हमसे क्या पूछा गया था, वेपर प्रेशर हमसे पूछा गया था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A. तो ये हमारा प्योर लिक्विड का आ गया. अब अगर हमें इसका जो वेपर प्रेशर है वो सोल्यूशन में निकालना है, तो सोल्यूशन में निकालने के लिए हम क्या रख देंगे, PA इक्वल्स टू P0 A XA. ठीक है. तो P0 A निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, XA को यहाँ लिख देंगे. ठीक है. P0 A इक्वल्स टू PA अपॉन XA. तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, P0 A हम लोग निकाल चुके हैं. तो PA हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. इसको रख के P0 A और XA रख के हमारा PA कैलकुलेट हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में. क्वेश्चन नंबर 37 में हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म. इन दोनों का वेपर प्रेशर हमको गिवन है. ठीक है. प्योर फॉर्म में. इसके बाद हमने ये माना कि ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं. ठीक है. ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन. तो हमें एक प्लॉट बनाना है P टोटल, P क्लोरोफॉर्म और P एसीटोन के लिए एज अ फंक्शन ऑफ X एसीटोन, यानी कि X एक्सिस पर
एक्स एक्सिस पर हमारा एसीटोन आएगा और वाई एक्सिस पर हमें ये सब कुछ ड्रॉ करना है। इसके बाद हमको एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन है। इस प्लॉट को ड्रॉ करने के बाद हमें ये बताना है कि ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है या नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा आइडियल सॉल्यूशन से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि किस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा। तो ये हमारा ग्राफ है। जब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये हमको डेटा गिवन था कुछ इस तरीके से। तो ये जो डेटा हमको गिवन है, यहाँ पर जो डेटा हमको गिवन है x इंटू एक्स का गिवन है, तो हमने इसको x एसीटोन ले लिया। तो x लेने के लिए हमने पूरी वैल्यूज़ को 100 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा x एसीटोन आ गया। p एसीटोन, p क्लोरोफॉर्म, p टोटल हमारा p एसीटोन और p क्लोरोफॉर्म को ऐड करके आया है। इसके बाद हमने इसके लिए एक ग्राफ ड्रॉ किया। ठीक है, जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया वो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलता है इसके लिए। ठीक है, जो हमें ग्राफ मिल रहा है यहाँ पर हमारे पास ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच है। मोल फ्रैक्शन हमने एसीटोन का लिया है वेपर प्रेशर के बीच में। यहाँ पर हमें जो ये वैल्यू मिल रही है इट इज़ इन वाई एक्सिस इट इज़ फॉर प्योर क्लोरोफॉर्म, और यहाँ पर इस साइड पे हमें जो वैल्यू मिल रही है इट इज़ फॉर प्योर एसीटोन। ठीक है, धीरे धीरे हमने इस तरीके से रेंज खींची है। यहाँ पर जब हम इसको पी टोटल देखते हैं तो पी टोटल हमें इस तरीके से कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा, अगर हम इसकी बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की, तो इट शुड बी लाइक दिस और लाइक दिस। बट ये क्या है, आइडियल से इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर इसका वेपर प्रेशर आइडियल से कम है तो ये क्या दिखाएगा, इट विल शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। ठीक है, तो ये हम जब कर्व ड्रॉ करते हैं इससे हमें ये पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमें यहाँ पे बोला है कि बेंजीन और टोल्यूइन आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिसमें से प्योर बेंजीन और टोल्यूइन का हमें वेपर प्रेशर गिवन है। ठीक है, और जो मोल फ्रैक्शन है बेंजीन का वो हमें कैलकुलेट करना है वेपर फेज में। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना, वेपर फेज में हमें इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अगर लिक्विड फेज में कहता तो सीधे सीधे हम लोग निकाल सकते थे। और इफ़ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज़ मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ टोल्यूइन, तो यहाँ पर हमें मास बेंजीन का दे रखा है, टोल्यूइन का मास दे रखा है, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। दोनों के लिए हम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, एक्स ए और एक्स बी सपोज उसको ले लेते हैं, तो ये हमारा भी लिक्विड फेज में है। दोनों के लिए हमने मोल्स की वैल्यू निकाल ली। मोल्स की वैल्यू निकालने के बाद दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए। दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद इसमें हम राउल्स लॉ रखेंगे। राउल्स लॉ क्या होता है हमारा, P फॉर A यानी कि P फॉर बेंजीन इक्वल्स टू एक्स ए पी नॉट ए। ठीक है, यहाँ से हम पी ए की वैल्यू निकालेंगे। पी ए नॉट हमको गिवन है, पी ए नॉट है हमारा बेंजीन के लिए 50.75। ठीक है, ऐसे ही हम लोग पी बी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। सेम हम लोग पी बी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पी ए पी बी कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम लोग पी ए पी बी कैलकुलेट करने के बाद हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज इक्वल्स टू पी बेंजीन अपॉन पी बेंजीन प्लस पी टोल्यूइन। ठीक है, तो हम पी बेंजीन निकाल चुके हैं, पी टोल्यूइन निकाल चुके हैं, तो इसमें जो भी हमारा इसका रेशियो आएगा दैट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 39। द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। The major components are oxygen and nitrogen। ठीक है, तो जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे वो होते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिनका प्रोपोर्शन होता है अप्रॉक्सीमेटली 20% और 79% बाय वॉल्यूम। ठीक है, जब ये वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में है तो हमने कहा एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm, 10 atm के साथ ये वाटर के साथ इक्विलिब्रियम में है। उसके बाद हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखे हैं फॉर बोथ ऑक्सीजन एंड फॉर नाइट्रोजन। इसके बाद हमें दोनों की कंपोजिशन कैलकुलेट करनी है, दोनों गैसेस की वाटर में। ठीक है, यानी कि दोनों के लिए हमें x यानी कि मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब इसके बाद x निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे,
दोनों गैसेस को हमें बोल रखा है कि दोनों का जो टोटल प्रेशर है इट इज़ 10 atm। तो 10 atm हमारा अगर इसका टोटल प्रेशर है तो टोटल प्रेशर इसमें जो ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगाएगी, ऑक्सीजन लगाएगी 20% ऑफ 10, यानी कि 20 × 10/100। ठीक है, 20% ऑफ 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी 2 atm आ जाएगी। तो जो 2 atm है हम इस atm को mmHg में बदल लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे kHp किस में दिया है, mm में दिया है। तो mm में बदलने के लिए 1 atm इज इक्वल्स टू 760 mm होता है। तो atm की जगह हम 760 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारी mm में वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम नाइट्रोजन के लिए भी पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे mm में। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसमें क्या लगाएंगे, हेनरी का लॉ लगाएंगे। हेनरी का लॉ हमारा क्या होता है, P इज इक्वल्स टू KH x, ये हमारा क्या होता है, हेनरी का लॉ। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यू, XO2 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर XN2 की वैल्यू निकालेंगे, और वही हमारी क्या हो जाएगी, इसमें कंपोजिशन हो जाएगी इन दोनों गैसेस की वाटर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 में हमसे क्या पूछा है, डिटरमिन the amount of calcium chloride dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या बताया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर बताया है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है आई की वैल्यू भी दी है, तो हम इसमें सीधे सीधे फॉर्मूला रख देंगे, पाई इक्वल्स टू ICRT या पाई इक्वल्स टू IN/VRT। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका अमाउंट निकालना है CaCl2 का। तो हम इस फॉर्मूले से पहले n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारा जो n हो जाएगा, इट विल बी पाई इंटू V/IRT। ठीक है, इट इज़ IRT, ये हो जाएगा। तो पाई हमको गिवन है, V हमको गिवन है। ठीक है, जो V हमको दिया गया है वो 2.5 लीटर दिया है। ठीक है, उसको रखेंगे। फिर उसके बाद जो R की वैल्यू है वो भी हम लीटर ATM वाली वैल्यू रखेंगे। फिर इसके बाद I हमको गिवन है, T हमारा डिग्री सेल्सियस में, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे, N की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब अगर N आ गया तो N निकालने के बाद हम इसका अमाउंट भी निकाल लेंगे। N होता है हमारा W/M, तो W/M N निकल गया, CaCl2 का मोलर मास निकाल देंगे, तो N × M विल बी द मास ऑफ CaCl2 या अमाउंट ऑफ CaCl2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें क्या पूछा है, डिटरमिन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना एक सॉल्यूशन का जो प्रिपेयर होता है बाय डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, एज्यूमिंग दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमको क्या क्या गिवन है, हमें पता है पाई इक्वल्स टू होता है हमारा, पाई इक्वल्स टू CRT होता है, या हम लिखेंगे पाई इक्वल्स टू IN/VRT। ठीक है, तो यहाँ पर जो पाई है वो हमें निकालना है, आई हमें पता नहीं है। ठीक है, एन हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे, K2SO4 25 मिलीग्राम है इसका। ठीक है, 25 मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, उसके बाद इसका मोलर मास निकाल के एन निकाल लेंगे। V हमको दे रखा है 2 लीटर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 लीटर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लेंगे। R की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारा K2SO4 है विच इज़ कम्प्लीटली डिसोशिएटिंग। तो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, तो K2SO4 एक आयनिक कंपाउंड है, ये अपने आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और जो इसके आयंस बनेंगे वो बनेंगे 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होगी। तो हमारे कितने मोल्स बन रहे हैं यहाँ पे, 2K पॉजिटिव के और एक SO4 2 नेगेटिव का। तो टोटल हमारे 3 मोल्स यहाँ पे बन रहे। तो अगर इसके 3 मोल्स बन रहे तो I इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, 3/1 या फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 3I की वैल्यू आ गई।
अब बस इस फॉर्मूले में हम लोग आई रख देंगे और हमारा पाई कैलकुलेट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी। सो होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इस एक्सरसाइज को करने में। और स्टिल अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। सो इसी के साथ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।